हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के रिगार्डिंग कई तरह की थ्योरीज की स्टडी हम करते हैं, जिनमें बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, इन सब की स्टडी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पहली थ्योरी की स्टडी करने चल रहे हैं और ये है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होती है, बर्नर ने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या रिजल्ट निकाले थे, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव आपके लिए हुआ। तो ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बर्नर पहला साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी किया। बर्नर पूरे लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर ही स्टडी किया, इसीलिए बर्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर भी बुलाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है, तो इसका आंसर होता है बर्नर। तो आइए देखते हैं बर्नर ने क्या रिजल्ट निकाला। अकॉर्डिंग टू बर्नर, सेंट्रल मेटल हैविंग टू टाइप ऑफ वैलेंसी। बर्नर ने कहा जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है, उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। सपोज करिए हम कोई कॉम्प्लेक्स लेके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, यह है K4 FeCN का होल 6। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो जो ये सेंट्रल मेटल है आयरन, इसके पास दो तरह की वैलेंसी है बर्नर के अकॉर्डिंग। एक तो इसके पास है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी इसके पास है सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इनके बारे में समझिएगा। कहते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये रिस्पांसिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, उसके लिए रिस्पांसिबल होती है प्राइमरी वैलेंसी। सपोज करिए इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो जो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्राइमरी वैलेंसी जिम्मेदार है। ठीक, वहीं पर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो ये रिस्पांसिबल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स में, 6। तो ये जो 6 वैल्यूज आ रही है कोऑर्डिनेशन, ये रिस्पांसिबल किसके वजह से आ रही है, सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से आ रही है। तो पहले प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जिम्मेदार है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है सेटिस्फाइड होती है निगेटिव चार्ज लिगेंड ओनली। प्राइमरी वैलेंसी को निगेटिव लिगेंड सेटिस्फाइड करता है। जैसे साइनाइड है तो ये लिगेंड कैसा है, निगेटिव लिगेंड है, Cn-। तो प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है। वहीं पर अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो ये सेटिस्फाइड होती है अदर टाइप ऑफ लिगेंड आल्सो। यानी निगेटिव से तो हो ही सकती है, न्यूट्रल से भी हो सकती है, पॉजिटिव लिगेंड से भी हो सकती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, आयन देती है। ये तुरंत आयनाइज हो जाएगा सोल्यूशन में और आपको डिफरेंट आयन देना स्टार्ट कर देगी प्राइमरी वैलेंसी। क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो चीज़ें बड़े ब्रैकेट के बाहर होती है वो आयनाइज हो जाती हैं और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होती है वो आयनाइज नहीं होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, आयन देती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी है, ये आयनाइज कभी नहीं होती। वहीं अगर हम देखें तो ये प्राइमरी वैलेंसी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, डॉट डॉट से दिखाते हैं, ऐसे डॉट डॉट से। वहीं सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, जो अभी हम करके आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ रिजल्ट थे जिसे बर्नर ने बताया था कि सेंट्रल मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। आइए अब देखना चाहते हैं कि बर्नर ने कौन सा कंपाउंड लेके कैसे प्रूफ किया था। बर्नर कोबाल्ट का कंपाउंड लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ रिजल्ट निकाला। बर्नर ने कंपाउंड लिया था, यह है COCl3 .6 अमोनिया।
इस कंपाउंड को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करिए, ड्रेसिंग करिए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। ये है CO अमोनिया का होल 6 और Cl3। बर्नर ने क्या किया, इसको एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस लिया और फिर बर्नर ने कुछ रिजल्ट निकाला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है वही डिसॉल्व होता है। तो यहाँ से बर्नर को मिल गया 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट। लीजिए, फिर बर्नर ने कंपाउंड लिया COCl3.5 अमोनिया। अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा CO अमोनिया का होल 5, एक Cl अंदर कर लिया, 2 Cl2 बाहर कर दिया, क्योंकि हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका रखना है। इसको फिर से एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। इस बार बर्नर को केवल 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ, क्योंकि 2 ही क्लोरीन बाहर था। तो यहाँ से मिल गया 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट। फिर बर्नर ने कंपाउंड लिया COCl3.4 अमोनिया। इसको थोड़ा रीअरेंज करिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो हो जाएगा CO अमोनिया का होल 4, 2 Cl2 अंदर कर लिया, 1 Cl बाहर कर लिया, और इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। और जैसे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, इस बार बर्नर को 1 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल गया। देखना, फिर बर्नर ने कंपाउंड लिया COCl3.3 अमोनिया। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रीअरेंज कर लिया तो ये हो गया CO अमोनिया का होल थ्राइस, Cl3, तीनों क्लोरीन अंदर कर लिया, बाहर एक भी क्लोरीन नहीं बचा। इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया एक्सेज में। इस बार बर्नर को कोई भी AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिला, क्योंकि इस बार बड़े ब्रैकेट के बाद कोई भी क्लोरीन नहीं था, तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला। तो बर्नर ने एक रिजल्ट निकाल लिया कि केवल वही चीज़ आयनाइज हो रही है जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है। जो चीज़ बड़े ब्रैकेट के अंदर है उनके बीच में सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो आयनाइज होना आसान बात नहीं है। अब अगर ये जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं इनमें से अगर हम किसी का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। किसी 2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सबका हम नहीं बना रहे हैं। एक तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं इसका, और एक स्ट्रक्चर इसका बनाने चल रहे हैं। तो देखना, पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सेंटर में कोबाल्ट रख दिया, अमोनिया है 6 और ये सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे सॉलिड लाइन से दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनिया, चौथा अमोनिया, पांचवा अमोनिया, और ये रहा छठा अमोनिया। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सॉलिड लाइन से, 1 2 3 4 5 6। अब हमें 3 लाइन, और जो ये सॉलिड लाइन है ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो 3 क्लोरीन है इसे प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कराना है, तो इसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो ये रहा डॉटेड लाइन से 1 क्लोरीन, ये रहा डॉटेड लाइन से दूसरा क्लोरीन, और ये रहा डॉटेड लाइन से तीसरा क्लोरीन। तो जो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, और जो सॉलिड लाइन से दिखाया जा रहा है वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिप्रेजेंट करती थी। अब एक स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं। हमने सेंटर में ले लिया कोबाल्ट। इस बार 3 अमोनिया को सॉलिड लाइन से दिखाना है, सॉलिड लाइन NH3, ये लिगेंड है। दूसरा अमोनिया सॉलिड लाइन से, और तीसरा अमोनिया सॉलिड लाइन से, ठीक। और 3 वैलेंसी हमें दिखाना है क्लोरीन का, और ये भी हमें सॉलिड लाइन से दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है वो लिगेंड बन जाता है।
अब ये क्लोरीन बाहर है, ये आयन है, लेकिन यही क्लोरीन अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर आ जाता तो ये लिगेंड बन जाता। तो ये लिगेंड है, और लिगेंड है तो फिर इसको भी हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, इस तरह से हमने दिखा दिया। चूंकि यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला था, इसका मतलब इसके अंदर कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी नहीं है तो कोई भी हम डॉटेड लाइन से नहीं दिखाएंगे। तो ये तो था बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब हम बात करेंगे बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी फेल क्यों हो गई। ड्रॉबैक ऑफ बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, क्या ड्रॉबैक्स हैं इनके। ड्रॉबैक मतलब कमी। बर्नर थ्योरी के क्या ड्रॉबैक्स हैं। कई ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन 3 ड्रॉबैक्स बहुत बड़े हैं। पहला ड्रॉबैक्स कि बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि केवल कुछ ही मेटल क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि सारे मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक आपने देखा होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली सेंट्रल मेटल बनते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो मेटल है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते यूजली। तो ये थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि केवल कुछ ही मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, जबकि मेटल तो सारे हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते। दूसरा ड्रॉबैक, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने एक बात बोल दिया था, आपने शुरू में देखा होगा, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है और ये कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करता है। कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेकेंडरी वैलेंसी उसमें पार्टिसिपेट करता है, बताता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी स्ट्रक्चर में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, क्यों सेकेंडरी वैलेंसी स्ट्रक्चर को पार्टिसिपेट करती है, स्ट्रक्चर में भाग लेती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती है स्ट्रक्चर में। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और तीसरा मेजर ड्रॉबैक, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कॉम्प्लेक्स के ऑप्टिकल बिहेवियर के बारे में नहीं बता पाती है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नहीं बता पाती है। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये नहीं बता पाती है कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, अनपेयर कितने हैं, इन सब चीज़ें के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें नहीं देती है। तो ये सब ड्रॉबैक होने की वजह से बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी फेल होगी। तो फिर नई थ्योरी आएगी जिसे हम बोलेंगे बैलेंस बाउंड थ्योरी, BBT, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव रहा।